नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। 8 राज्यों में एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। टेरर फंडिंग और हथियार तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला है। कहां कहां इस वक्त छापेमारी चल रही है आपको बता दें। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़ में एनआईए की छापेमारी चल रही है। देश भर में 72 जगहों पर आपको बता दें एक साथ ये छापेमारी है। यूपी के लखनऊ, पीलीभीत और प्रतापगढ़ में भी छापा पड़ा है। पीलीभीत में हथियार सप्लाई के घर भी, जो हथियार सप्लायर है उसके घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची है। हरियाणा के गुरुग्राम, सिरसा से लेकर अलग अलग शहरों तक ऐसे ठिकाने चिन्हित किए गए और उन ठिकानों पर छापेमारी। 72 ठिकाने जहां छापेमारी हो रही है। बवाना गैंग, लॉरेंस गैंग, टिल्लू गैंग के अपराधियों से पूछताछ के बाद एनआईए ने छापा मारा है। एजेंसी को इनपुट मिला था कि नेपाल के रास्ते भारत में हथियार तस्करी हो रही है और उसी सिलसिले में ये छापा पड़ा है। तो आपको जल्दी से बता देते, 72 ऐसे ठिकाने चिन्हित किए गए हैं। 8 राज्य, यमुनानगर, सिरसा, गुरुग्राम, नरनौल, पीलीभीत, लखनऊ, प्रतापगढ़, ये अलग अलग 72 ऐसे ठिकाने पुलिस को पता चले, एनआईए को पता चले और वहां पहुंचकर एनआईए की टीम छापे मार रही है। उत्तर प्रदेश में कहां कहां छापे हैं? पीलीभीत, लखनऊ और प्रतापगढ़, यहां पर सुबह से ही छापेमारी का जो कार्रवाई है वो चल रही है। उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हरियाणा में कहां कहां छापा, सिरसा, नारनौल, गुरुग्राम और यमुनानगर, ये वो जगह जहां पर छापेमारी एनआईए की टीम इस वक्त कर रही है। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। जितेंद्र, कब से ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई? देखिए, आज सुबह 5 बजे से एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर और अलग अलग राज्यों में बड़ी छापेमारी कर रही है। एनआईए का एक ये बड़ा क्रैकडाउन है। अर्पिता, जिस तरीके से एनआईए इस पूरे मामले में उन्होंने जानकारी हासिल की थी कि विदेशों से जहां एक और टेरर फंडिंग हो रही है गैंगस्टर और खालिस्तानी नेटवर्क को, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के रास्ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हथियारों की सप्लाई करने में जुटा हुआ है। और इस बात की जानकारी एनआईए को पता चली, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा क्रैकडाउन आज एनआईए अलग अलग राज्यों में कर रही है। आपको बता दें कि पंजाब में सबसे ज्यादा 30 जगहों पर एनआईए की टीमें इस वक्त छापेमारी कर रही हैं, जहां से ये पता चला है कि कई हाइडआउट ऐसे मिले हैं जहां पर हथियारों का जखीरा भी एनआईए की टीम को मिला है, जिसको कि एनआईए की टीम लगातार जब्त कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनआईए इससे पहले भी गैंगस्टर्स और खालिस्तानी नेटवर्क को क्रैकडाउन करने के लिए कई बार छापेमारी कर चुकी है, जिसमें 3 से 4 बार अलग अलग जगहों पर देश में इस तरीके की छापेमारी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और नीरज बवाना गैंग से पूछताछ किया है, उस पूछताछ में एनआईए को कई खुलासे हुए, जिसके आधार पर आज ये बड़ी छापेमारी की जा रही है। तो नेपाल के रास्ते से दरअसल हथियार भेजने का ये पूरा प्लान था। जैसे ये खबर एनआईए को लगी, अलग अलग जगह 72 ठिकाने जहां पर छापेमारी चल रही है। वहीं अब जरा आपको एक और खबर दिखाते हैं, मुंबई के चेंबूर इलाके से, जहां लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की की गई। घटना सोनू के साथ जबरन सेल्फी लेने की वजह से हुई। घटना का आरोप उद्धव गुट के विधायक प्रकाश के बेटे पर लगा है। घटना के बाद सोनू ने सोमवार देर रात पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर कराई है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार विधायक प्रकाश के बेटे ने पहले तो सोनू के मैनेजर सायरा के साथ बदतमीजी की। बाद में जब सोनू निगम स्टेज से नीचे उतरे तो उनसे भी सेल्फी लेने की जिद करने लगा। सोनू ने इनकार किया तो पहले उसने सिंगर के बॉडीगार्ड को धक्का दिया और फिर सोनू को भी धक्का मारा। डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत के मुताबिक आरोपी का नाम स्वप्निल है। कुछ नहीं हुआ, कॉन्सर्ट करके उतारा था और वो जो आजकल आप लोग की जो सेल्फी और फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना, नहीं उसको समझता नहीं, तो उसने पकड़ लिया मुझे। तो पकड़ा तो उसके बाद में उसका नाम है स्वप्निल प्रकाश वातरपेकर। वो बाद में मुझे मालूम पड़ा। उसने पकड़ लिया तो मुझे बचाने के लिए पहले हरी कहाँ है? हाँ, हरी प्रकाश। पहले हरी को उसने पुश किया, तो वो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया। देखा होगा वीडियो में, मैं नीचे गिर गया हूँ। हाँ, मैं स्टेप पे गिर गया। तो मैं अगर मैं साइड में तो मैं गिर जाता, तो मैं स्टेप पे गिरा। तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता। वो अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो। एक ही आदमी ने ये घटना में थे जिन्होंने तीनों लोगों को ढकेला
इसमें प्रिलिमिनरी अब तक तो जो बात हमारी कंप्लेनेंट से हुई तो इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। फिर क्या इसमें सोनू निगम को कुछ चोट लगी है, किसी को कुछ चोट लगी है? जी चोट लगी थी। उसमें उनके जो साथ वाले थे उनका एक प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट भी हुआ हॉस्पिटल में। और तो हफ्ते भर के भीतर मुंबई में ये दूसरा मामला है जब सेल्फी के शौक में किसी सेलिब्रिटी को निशाना बनाया गया हो। पिछले हफ्ते क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल और उनके दोस्तों ने बदसलूकी और मारपीट की थी। सपना न्यायिक हिरासत में है 14 दिन के लिए और अब सोनू निगम के साथ सेल्फी के लिए धक्का मुक्की और हाथापाई की ये घटना सामने आई। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कर्नाटक की। कर्नाटक में चुनाव है और टीपू सुल्तान को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच टीपू सुल्तान के वंशज कोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी 7वीं पीढ़ी के वंशज मंसूर अली ने कोर्ट से अपील की है कि उनके पूर्वज टीपू सुल्तान के नाम का इस्तेमाल चुनावों में ना किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी जैसे राजनीतिक दल टीपू सुल्तान का इस्तेमाल राजनीतिक टूल के तौर पर ना करें। दरअसल कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार ने कहा था कि सिद्धरमैया को टीपू सुल्तान की तरह मार देना चाहिए था और फिर उस पर खेद जताया था। Exactly on the political parties like Congress and BJP also, not to bring his name in the political scenario, not to use Tipu Sultan as a tool of election. Exactly on the political parties like Congress and BJP also, not to bring his name in the political scenario, not to use Tipu Sultan as a tool of election. फैमिली वाले बोल रहे कि लीगल एक्शन लेंगे, जो भी टिप्पू का नाम लेंगे सर, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? इस देश में कोई आदमी कोर्ट जाने के लिए उनको पावर्स है, यही है डेमोक्रेसी। वो टिप्पू सुल्तान फैमिली उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट जाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೇ ದೇವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಡಳಿತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಹೋಗಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ। ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯ ಜನ ಟಿಪ್ಪು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे, मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। क्या देश के प्रधानमंत्री उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा हम मिटा देंगे, मार देंगे? अरे भाई, करप्शन का नाम लेना हो, करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए, ये तो ओपन कॉल है मर्डर और जेनोसाइड के लिए। तो एक ये विवाद और एक और विवाद, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी को मुगलों की औलाद बताने वाली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि क्या अब मजहबी इबादत को बैन किया जाएगा? अब तक तो मस्जिद नमाज से परेशानी थी इन लोगों को, अब हज से भी क्या परेशानी शुरू हो चुकी है? दरअसल महबूबा मुफ्ती अपनी 80 साल की मां को मक्का की हज यात्रा कराना चाहती हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट अब तक रिन्यू नहीं हुआ है। उन्होंने विदेश मंत्री अजय शंकर से दखल देने की अपील की थी। विदेश मंत्री को लिखे पत्र में महबूबा ने कहा था कि उनके पासपोर्ट का रिन्यूअल पेंडिंग में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उन्हें पासपोर्ट जारी करना देश की सुरक्षा के हित में नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ये एक धार्मिक रिचुअल है हम लोगों के लिए, जो इस लायक है उनके लिए असेंशियल है। तो क्या अब मजहबी इबादत को भी बैन करा जाएगा, बंद किया जाएगा? अभी तक तो कहीं नमाज पे परेशानी थी, कहीं मस्जिद पे परेशानी थी, कहीं सड़क पे नमाज पढ़ने में परेशानी थी, अब हज जाने पे भी शुरू होगी। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है, हर किसी को शक की निगाह से ना देखा जाए।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक विवादित टिप्पणी की, जिस पर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उनके बयान के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूरबीन से ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगी। इस बीच पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। वहीं पवन खेड़ा ने अपने बयान पर सफाई में तंज किया। पहले पवन खेड़ा का आपको वो बयान सुनवाते हैं। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी। बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा। पवन खेड़ा का आपने ये बयान सुना। अब इसके बाद जब उन्होंने सफाई दी तो क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र तो ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि नॉर्थ ब्लॉक के एचएमवी साहब कुछ नहीं उस समय बोले, हमने तो प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी नहीं किया, ना हमारे ऐसे संस्कार हैं। अब इस पूरे मुद्दे के उठने के बाद अमित शाह ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। और अब एक अहम खबर, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सोमवार को कोर्ट पहुंचे उद्धव गुट के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले को सुनेगी। उद्धव गुट ने अपील की है कि शिवसेना, उसका नाम और पार्टी सिंबल एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को पलटा जाए। इस बीच उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग और शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे छोड़ देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्यायवृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरे मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। तो जरूर हुआ, क्योंकि जिन लोगों को हमने अपना माना, मित्र तो ठीक है, वो मित्र तो थे ही नहीं, लेकिन हमने हमारे परिवार के लोगों को जैसे हम संभालते वैसे हमने संभालने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जो कहते हैं कि राजनीति में मां शिवसेना, उसकी हत्या करे, उसका दर्द जरूर है। हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें दर्द है। और उसको उसी को सुपारी दी गई, उसका हमें दर्द है। उधर बिहार में महागठबंधन सरकार में जैसे हिचकोलों का तूफान आ चुका हो। पहले भरपूर तनातनी के बाद कुशवाहा जेडीयू से अलग हुए, अब तेजस्वी को नेता के तौर पर पेश करके नीतीश पार्टी में घिर गए हैं। कुशवाहा के बाद लल्लन सिंह गुस्से में हैं और आखिर तेजस्वी को सीएम चेहरा कैसे माना गया, जबकि चचा नीतीश को भतीजे तेजस्वी में भविष्य वो देख रहे हैं। हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके और आगे हमको तो जितना करना था अभी तो हमसे आगे और हमको करवा तो आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगण भी सब ठीक से काम कर रहे हैं, सब तरह की सुविधा है, सबको है। लेकिन अब इन सब चीजों पर जरा ध्यान रखिएगा कि हमको तो जितना सेवा करना था, मेरा बतवा जरूर मान लीजिएगा, कि मेरी राय नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की बात जो है उसी को ध्यान में रख करके ही हम एक एक काम को करवाए हैं और आगे बढ़वाए हैं। जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहेंगे, वही आप कह रहे हैं कि मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। हम बोले हैं क्या? हम बोले हैं क्या? कहाँ के नीतीश?
तो जब आएगा समय तो देखा जाएगा। क्या स्थिति में है, पार्टी में स्थिति में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में नहीं है। अरे जब आपका सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है, अभी 24 का बात करिए ना। देखिए, उनकी चिंता का बड़ा कारण है कि जो महागठबंधन बना, महागठबंधन बनने तक कोई ऐतराज किसी को नहीं था, लेकिन महागठबंधन बनने के कुछ ही दिनों के बाद मुख्यमंत्री जी उस व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता बिहार की सौंपने की बात करने लगे जिसके खिलाफ ही समता पार्टी का जन्म हुआ, जिसके खिलाफ ही जनता दल यूनाइटेड का अभियान चला। और उस खौफनाक मंजर से नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, बिहार को बाहर निकाला, लेकिन फिर से उसी को सौंपने की बात जब होने लगी तब लोगों के मन में चिंता हुई। देखिए, जदयू के टूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और नीतीश कुमार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। ये 2015 के नीतीश कुमार नहीं, ये 2022 के नीतीश कुमार हैं जो केवल 44 विधायकों के नेता हैं, जो बहुत कमजोर हो चुके हैं और जो राजद की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आज की इस टूट के बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि जनता दल यू को बिना विश्वास में लिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसको कोई भी जनता दल यू का वर्कर, कार्यकर्ता, एमएलए स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता दल यू के एमएलए डरे हुए हैं, कार्रवाई हो सकती है इसलिए चुपचाप बैठे हैं, लेकिन कोई भी जनता दल यू का एमएलए, एमपी या जो कार्यकर्ता है या जो बिहार का अति पिछड़ा समाज है, लवकुश समाज है, वो किसी कीमत पर लालू यादव के परिवार के किसी व्यक्ति को नेता स्वीकार नहीं करेगा। तो एक तरफ बिहार में सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ कई जगहों से हिंसा की खबर भी है। पटना सिटी में हुई हिंसा पर बिहार के मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया। समीर महासेठ ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग तनाव में हैं और इसलिए हिंसा कर रहे हैं। अगर बिहार के लोगों को रोजगार मिला होता तो ऐसी घटनाएं होती नहीं। समीर महासेठ बिहार के उद्योग मंत्री हैं और कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से लोग तनाव में हैं। बता दें आपको कि ये विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था और 2 दिन तक बिहार सुलग रहा। तो हिंसा पर बिहार के मंत्री का ये बयान सामने आया है। उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया है। 2 दिन से आगजनी की तस्वीरें देख रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां जल रही है, गोदाम फूंक दिए जा रहे हैं। पुलिस अभी तक पूरी कोशिश में लगी कि किसी तरह हालात नियंत्रण में लाए जाए, लेकिन यहां पर मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई से लोग तनाव में हैं और इसलिए हिंसा हो रही है, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं इसलिए हिंसा हो रही है। लोगों को अगर रोजगार मिला तो हिंसा होगी ही नहीं। पटना की गलियां गर्दिश में है। कल करीब 45 राउंड फायरिंग हुई, घर फूके गए, पत्थरबाजी हुई, तो आज एक बार फिर से वैसा ही हंगामा हुआ। पुलिस के तमाम इंतजाम के बाद आज दूसरी बार लोगों का आक्रोश फूटा। पटना की घटना ने पूरे बिहार को दहला दिया। और किसे कहते हैं जंगल राज? जब दिन दहाड़े 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चली, जब पुलिस की मौजूदगी में घर के घर फूंक दिए जाए, जब पुलिस के सामने ही गाड़ियों को राख कर दिया जाए, जब पुलिस पर ही जमकर पत्थर बरसने लगे, और किसे कहते हैं जंगल राज? बिहार की राजधानी पटना में वर्चस्व की जंग ने पूरे शहर को थर्रा दिया है। दहशत के शिखर पर बैठा है पूरा शहर। सड़कें सुलग रही हैं और हवाओं में खौफ बह रहा है। पुलिस वालों को खुद जान बचाकर भागना पड़ रहा है। पटना में नदी थाना के जेठूली गांव में कल गोलीबारी हुई, जमकर बवाल हुआ था। आज स्थिति को काबू करना था, मगर आज भी वैसा ही हंगामा बरपा। ये आरोपी उमेश राय का मैरिज हॉल है, कम्युनिटी हॉल, जिसको कल आक्रोशित लोगों ने
जब चेनारिक राय और उनके करीबियों को गोली मारी गई तो इन इमारतों को आग के हवाले किया गया। ये आरोपी उमेश राय का मकान है। उमेश राय जो है वो बच्चा राय का भाई बताया जाता है और जो बच्चा राय है वो स्थानीय मुखिया के पति हैं। और हम आपको सीधे दिखाते हैं, ये देखिए राय निवास यहाँ पर जेटुली, श्रीमती मीणा देवी पूर्व उपाध्यक्षा जिला परिषद, ये उनका आवास है। और यहाँ जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस कदर हंगामा हुआ। कल 8 घंटे तक रविवार को हंगामा चलता रहा। लोग इस घर में घुसे, लगातार तोड़फोड़ को अंजाम दिया, घर को आग के हवाले कर दिया और आज नए सिरे से फिर आगजनी की वारदात हुई है। पुलिस को पीछे हटना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस कांड में पार्किंग विवाद ही पूरे बवाल की जड़ है और इस पूरे बवाल में जिन 5 लोगों के नाम सबसे ऊपर लिए जा रहे हैं उनमें हैं उमेश राय, राम प्रवेश राय, सतीश यादव उर्फ बच्चा राय, रितेश राय और संजीत राय। इस गोलीकांड के बाद पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और आरोपियों के घर पर भीड़ ने धावा बोल दिया। घर फूंक दिया गया, जमकर तोड़फोड़ हुई। आरोप है कि उमेश राय और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। चश्मदीदों की माने तो उन लोगों ने करीब 45 राउंड फायर किए, जिससे 5 लोगों को गोली लगी, जिनमें से गौतम नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोशन कुमार का अस्पताल में दम टूट गया। 3 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। बल की प्रतिनियुक्ति वहां कर दी गई है। सीनियर पुलिस पदाधिकारियों ने वहां पर घटना स्थल का भ्रमण भी कर लिया है। कांड दर्ज हो गया है और लगातार पुलिस कैंप कर रही है। अभी स्थिति नियंत्रण में। तो कितने लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, कितने एफआईआर दर्ज? अभी तक मेरे पास में जो ब्यौरा आया है, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। 7 लोगों की गिरफ्तारी की अभी सूचना आई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि आखिर असल में ये पूरा झगड़ा क्या वाकई पार्किंग को लेकर हुआ या फिर इसके पीछे की वजह जमीन पर कब्जे को लेकर है। बताया जा रहा है कि इस गोलीकांड का आरोपी बच्चा राय और सतीश यादव पुराना भूमाफिया है और पूरे इलाके में जमीन हड़पने के लिए वो कुख्यात है। यहाँ भी जमीन हड़पने में हुए विवाद का शक जताया जा रहा है। अब जब बिहार की राजधानी में ही ऐसा बवाल हो गया तो नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठे। ये पूरे नीतीश कुमार के औरा को शर्मसार करने वाला ये है, शासन को शर्मसार करने वाला है। ये बता रहा है जहां पत्रकार पीटे जा रहे हों, लोग दहशत में हों, लोग भाग रहे हों, और वही नहीं, हर जिले की स्थिति वही है। मैं बेगूसराय से आता हूं। बेगूसराय में हर महीने 20-25 हत्याएं हो रही है। लोग दहशत में हैं। व्यापारी कह रहा है छोड़ करके हम भाग जाएंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे। ये हम तो जंगल राज 2 नहीं कहते हैं, ये जंगल राज 3 का दृश्य अब हो रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अपराधी ज्यादातर आरजेडी से जुड़े हैं, इसीलिए उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। महागठबंधन जो बना जिसमें राजद के लोग हैं और राजद के अधिकांश लोग आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, उन पर कार्रवाई करना भी मुश्किल है। पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस को डर लगता है कुछ करेंगे तो कल तबादला कर दिया जाएगा। मगर जेडीयू ऐसा नहीं मानती। वो मानती है कि बिहार में सुशासन है, कानून का राज है। नदी थाना क्षेत्र से जो घटना निकलकर सामने आ रही है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की है। इस राज में ऐसी घटनाओं का कहीं स्थान नहीं हो सकता है। ये कैसा कानून का राज है जहां कानून के सामने ही कानून को कुचला जा रहा है, जहां घर फूके जा रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं। अगर ये सुशासन है तो जंगल राज किसे कहते हैं? कानून अगर कोई भी तोड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है और अपराधियों को खुली चेतावनी दे दी गई है, या तो वो अपराध छोड़ दें या फिर वो बिहार छोड़ दें। जो सत्ता में है वो चाहे जो कहे, मगर पटना में हुई हिंसा ने बता दिया कि वाकई अपराधी बेलगाम है। पटना से शशि, सुजीत कुमार और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात उस लड़ाई की जो मुगलों के नाम पर मची है। मुगलों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने अमर्यादित टिप्पणी की तो बाबा रामदेव ने कह दिया कि मुगल हमारे हीरो नहीं है, हमें अपने असली हीरोज के बारे में जानना चाहिए। बहुत प्रकार का झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें मुगलों को महिमा मंडित किया जाता है। मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं,
जितना ये लोग जिक्र करते हैं जैसे उन्हीं की औलाद है। महबूबा मुफ्ती ने ये कहाँ डिस्कवरी कर लिया कि बीजेपी मुगलों का औलाद है। 1862 में बर्मा में नमाज की टोपियां बुनते बेचते मर गए आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने बरस बाद तक उनके पुरखों की आत्माएं भारतीय राजनीति में जिंदा रहेंगी। इतने बरस बाद भी मुगलों पर सियासत सर ताने खड़ी रहेगी। इतने बरस बाद भी मुगल भारतीय राजनीति में चुनावी मुद्दा बने रहेंगे। जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं जैसे उन्हीं की औलाद है। हाँ? है ना, मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। महबूबा मुफ्ती से सवाल किया गया था कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है, ऐसा क्यों है? उसका जवाब महबूबा मुफ्ती ने अमर्यादित ढंग से दिया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती को हिमंता बिस्वा शर्मा ने करारा जवाब दिया। महबूबा मुफ्ती ने ये कहाँ डिस्कवरी कर लिया कि बीजेपी मुगलों का औलाद है। तो हम तो मुगल का जो भी था सारे को ट्रांसफॉर्म करके हम जो इतिहास है वो इतिहास को ठीक करने का कोशिश है मैं हूँ। तो महबूबा मुफ्ती का जो मुगल का जो सपना है उनका ही दिमाग में है, वो हमारे दिमाग में तो नहीं है। कल की बात तो कल ही खत्म हो जाती अगर आज गोवा में योग गुरु बाबा रामदेव ने मुगलों पर अनुलोम विलोम न कर लिया होता। योग सिखाने वाले योग गुरु ने इतिहास सिखाना शुरू कर दिया। बोले मुगल हीरो नहीं थे, असली हीरो कौन है उनको जानिए। इतिहास बोध भी होना चाहिए। ज्यादातर स्टेट बोर्ड्स और यहां तक कि एनसीईआरटी की किताबों में अब तक भी हमें बहुत तरह से बहुत प्रकार का झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। उसमें मुगलों को महिमा मंडित किया जाता है और अपने आदर्शों को कहीं पर उनका चरित्र भंजन किया जाता है। इस परंपरा को भी हमें अब बदलने की जरूरत है। हमारे लिए हीरो, हमारे लिए महान अकबर नहीं है, बाबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है। हमारे तो सुपर हीरो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह हैं। 2024 का चुनाव सामने है। जाहिर सी बात है कि मुगलों की बात होगी तो मुसलमानों की बात होगी, और मुसलमानों की बात होगी तो ध्रुवीकरण की राजनीति गरमाएगी। ये राजनीति सियासतदानों को रास आती है। इसलिए मान के चलिए कि आने वाले समय में भी मुगलों का मुद्दा गूंजता रहेगा। पणजी से हरीश के साथ आज तक ब्यूरो।